यही हॉस्पिटैलिटी की खूबसूरती है कि आपके पास कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है सक्सेस का। मैंने कहा जी मेरी 25 साल उम्र है, मैं 400 लड़कियों के सामने जाके मेरा ऐसी हार्ट फेल हो जाए। टीचर इज टीचिंग व्हाट ही इज बीन टोल्ड टू टीच। नॉलेज आपके लिए होती है, विजडम आपकी दूसरों के लिए। कोच जो है वो सिर्फ आपकी गलतियों पे टीच करता है आपको। मेरे आंखों में तब आंसू आए, मैंने कहा देखो यार कि हमारी नौजवान नस्ल कितनी महरूम है कोचिंग से। जो मुन्नी जवान हुई वो तो 10 दिन में गायब ही हो गई। किस तरह से उनकी ऑनरशिप और इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जा सकता है? कम्युनिटीज एक सूरत में इन्वॉल्व होती हैं जब वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सेदार होती है। मेरा टूरिज्म का सिर्फ एक था कि मैं पाकिस्तान की टूरिज्म की सप्लाई साइड ठीक करूं। आप एक ड्राइवर भी हो तो यू कैन बी अ ब्रिलियंट लीडर इफ यू हैव दोज हैबिट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद सलमा। ये पॉडकास्ट नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर और प्रिमटेक मीडिया के इश्तराक से पेश की जा रही है। और आज की इस पॉडकास्ट में हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के मुआवन ख़ुसूसी बराए सैर व सियाहत और इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुके हैं। यही नहीं बल्कि आप लीडरशिप कोचिंग की खिदमात भी पाकिस्तान में बहुत से लोगों के लिए भी और पाकिस्तान से बाहर लोगों के लिए भी सर अंजाम दे चुके हैं। और आपकी खिदमात इतनी है कि अब अगर मैं एक एक करके बताऊं तो शायद मेरे पास वक्त कम पड़ जाएगा या अल्फाज कम पड़ जाएंगे। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आइए मिलते हैं मोहतरम जनाब आज़म जमील साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सलमा, बहुत शुक्रिया कि मुझे मदू किया और हुक्म सुनाया कि मैं यहाँ आऊँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मैं एक अरसे से चाह रही थी कि आपसे मुलाकात हो और अल्लाह ने आज वो मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप जब हुक्म करोगे मैं हाजिर हूँगा। सर हमारे लिए तो ये खुशकिस्मती है। हम अपने ऑडियंस को, अपने जो व्यूवर्स हैं उनको भी बताना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में। तो आप ये बताइए कि आप कौन से शहर, इवन के पाकिस्तान के कौन से शहर में पैदा हुए और आपकी जो इब्तदाई तालीम है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? अच्छा, पैदा तो लाहौर में हुआ और 2 स्कूलों में गया। एक एशियन कॉलेज था और एक बर्न हॉल एबटाबाद, दोनों बोर्डिंग स्कूल्स थे। और उसके बाद कॉलेज थोड़ा सा पिंडी में भी गया, फिर कराची यूनिवर्सिटी में गया, फिर मुल्क से बाहर चला गया। लेकिन लाहौर में पैदा तो ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन लाहौर में मैं ज़्यादा रहा नहीं। ज़्यादा मेरी जो अरसे की जो रिहाइश थी वो, क्योंकि वालिद साहब पिंडी में एक ऑयल कंपनी में थे मैनेजर, तो हम लोग ज़्यादा पिंडी में रहे हैं। लेकिन मैं क्योंकि बोर्डिंग स्कूल्स में रहा तो मैं एबटाबाद में रहा और आगे पीछे रहा, तो इस तरह बस एकेडमिक लाइफ जो है वो शुरू हुई और ख़त्म हुई। ओके, तो फिर आपने फाइनली अपनी एजुकेशन जो है, वैसे तो तालीम का सिलसिला मरते दम तक ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो जो एकेडमिक है वो आपने कहाँ तक कंप्लीट? मैं फिर यहाँ पर मैंने जब बीए किया तो उसके बाद मैं एक अमेरिकन हॉस्पिटैलिटी कंपनी थी उस ज़माने में पाकिस्तान में, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स। ओके। तो उनको मैंने ज्वाइन कर लिया और फिर उन्होंने मुझे अमेरिका भेजा, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, तो उनके बिहाफ पे मैं वहाँ गया। तो मैंने वहाँ से भी कुछ पढ़ाई मुकम्मल की। तो अगर आप मेरी डिग्री पूछना चाहते हैं तो वो एक बीए बीएससी की डिग्री। काम मैंने बहुत किया, लेकिन मुलाजमत जिसे कहते हैं, जिसके एवज़ पैसा मिलता है, वो मैंने सिर्फ हॉस्पिटैलिटी में की। 1-2 साल थे या 2-4 साल थे जब मैं हॉस्पिटैलिटी से हट गया। लेकिन अगर मेरी आप 45 साल की ज़िंदगी देखें तो उसमें से 38-40 साल हॉस्पिटैलिटी के ही गुजरे हैं, बाकी तो मोस्टली हॉस्पिटैलिटी में गुजरे। ज़बरदस्त। तो कैसा आपका ये एक्सपीरियंस रहा कि आपने इस फील्ड को जब ज्वाइन किया? तो होता है ना, कभी कभी शुरू में पता नहीं चलता कि हम लोग कोई चीज़, एक फ़ील्ड ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उसमें हमारा दिल नहीं लग रहा होता। वो कहते हैं ना, एक पैशन होता है और एक प्रोफेशन होता है। तो आपका पैशन और प्रोफेशन एक हो गया था या? देखिए, जब ज्वाइन किया तब तो पैशन नहीं था, ठीक है। लोग मेरे से पूछते हैं कि जी कोई शौक़ वौक़ था? शौक़ बिल्कुल नहीं था। एक उस ज़माने में बस नौकरी की तलाश थी, मुलाजमत थी। फिर एयर मार्शल नूर ख़ान मेरे बहुत बड़े मोहसिन थे, वो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स के चेयरमैन भी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ पर आओ। तो मैं गया, एक दफ़ा मैंने ज्वाइन कर ली। उसके बाद फिर मेरा जो इश्क और मोहब्बत का सिलसिला है वो बढ़ता गया और मुझे ये प्रोफेशन इतना अच्छा लगा और बहुत मुझे ऑफ़र्स भी आई, अच्छी नौकरियों की भी ऑफ़र आई।
लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं हॉस्पिटैलिटी को छोड़ दूँ। और लोग पूछते हैं कि जी क्यों आपको पसंद थी, तो इसकी दो वजूहत हैं। एक तो वजह यह है कि ये लोगों के साथ राब्ते का नाम है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है यू आर मीटिंग पीपल। तो मुझे लोगों से मिलने का बहुत शौक़ है, नए नए लोगों से मिलने का, उनसे सीखने का। तो हॉस्पिटैलिटी से बेहतर कोई ऐसी नौकरी दुनिया में नहीं है जहां आप रोज़ दफ्तर जाएं और नए लोगों से मिलें, क्योंकि कल जो होटल में आए थे वो तो चले गए, तो आज नए लोग आ गए। और दूसरा जो चीज़ जिसने मुझे बहुत मुतासर किया वो ये था कि हॉस्पिटैलिटी एक अनसर्टन फील्ड है। कोई 2 दिन एक जैसे नहीं गुजरते, हर रोज़ कुछ नया सीखने का सिलसिला होता है। और इसका कोई हल नहीं है कि जी ये हल है। अगर आप आजकल मैं देखता हूँ कि एक कॉफ़ी मशीन जो है वो 6 लाख 10 लाख की कॉफ़ी मशीन है और वो कंप्यूटर उसको चलाता है। हमारे ज़माने में तो हम हाथ से कॉफ़ी बनाया करते थे, लेकिन वो जो कंप्यूटर वाली कॉफ़ी मशीन भी है ना, उसकी भी कॉफ़ी बना के जब आप 2 लोगों को देंगे तो एक को पसंद आएगी और दूसरे को नहीं आएगी। ऐसा ही है। और यही हॉस्पिटैलिटी की खूबसूरती है कि आपके पास कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है सक्सेस का। कभी वो काम करता है, कभी काम नहीं करता। तो अब आप कहें जी कि अगर एक को पसंद नहीं आई और दूसरे को पसंद आई तो सच्चा कौन है और झूठा कौन है? तो उसका हॉस्पिटैलिटी के हवाले से ये जवाब है कि कोई सच्चा और कोई झूठा नहीं है। जो शख्स जिसको पसंद नहीं आई उसको खुश करने को हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। जिसको पसंद आ गई वो तो पहले ही खुश है, घर की दुल्हन बन गया ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है। जिसको पसंद नहीं आई उसको आप कैसे डील करते हो, उसको आप कैसे खुश करते हो, इसको हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। हमारे जो आजकल हॉस्पिटैलिटी के बच्चे हैं ना, इनको मैं समझाता हूँ कि ये तनकीद से ना भागें, क्रिटिसिज्म से ना भागें, क्योंकि क्रिटिसिज्म ही सिखाती है। और फीडबैक को कभी तनकीद मत समझें, फीडबैक आपको बेहतर करने के लिए दी जा रहा है। तो हमें तो हॉस्पिटैलिटी के जो मयार हैं उनको बेहतर सिर्फ कस्टमर करता है। हमने तो वही चीज़ें पढ़ी होती हैं, हम तो सुबह दफ्तर जाते हैं, लेकिन एक कस्टमर आता है, वो कहता है जी आप इसको यूं कर लें, तो आप सोचते हो और कहते हो यार वाकई ये तो ठीक कह रहा था, तो आप वो यूं कर लेते हो, तो आपकी एक चीज़ बेहतरी हो जाती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इवॉल्विंग बिजनेस है। जो हॉस्पिटैलिटी कल थी वो आज नहीं होगी, जो आज थी वो कल नहीं होगी। तो क्योंकि हर दिन नया दिन होता है, आप दफ्तर जाते हो। मेरे से तो यंगस्टर्स ये भी पूछते हैं कि सर हॉस्पिटैलिटी में पैशन कैसे शुरू किया जाए। तो मैंने कहा सबसे पहले जो पैशन की निशानी है ना, कि सुबह ऐसे तैयार हो के दफ्तर जाओ कि बेगम शक करना शुरू कर ये पैशन की पहली निशानी है ना। ज़रा कोई खुशबू लगाओ, कोई मुस्कुराहट लाओ। अगर मनहूस शक्लें बना के हॉस्पिटैलिटी में जाना है तो किस तरह तुम गेस्ट का या हॉस्पिटैलिटी को किस तरह हैंडल करोगे? एग्जैक्टली 9 बजे दफ्तर लगता है तो 8 बजे पहुंचो और बेस्ट अपने कपड़े पहनो, लुक गुड, फील गुड। बिकॉज जितना तुम अच्छा महसूस करोगे और अच्छा फील करोगे उतना तुम अच्छा परफॉर्म कम्युनिकेट कर दोगे। अगले बंदे को भी आप में खुशी नजर आएगी, एक मुस्कुराहट नजर आएगी। तो पैशन की बहुत ज़रूरत है। हॉस्पिटैलिटी क्योंकि 365 डेज का फंक्शन है। जब होटल खुलता है तो वो बंद उस दिन होता है जिस दिन उस बिल्डिंग को गिराए जाते हैं। उससे पहले वो 1 घंटे के लिए बंद नहीं होता। जिस दिन वो बिल्डिंग को आप डिमोलिश करते हो तो उस दिन वो होटल बंद होता है। तो उसने 24 आवर्स चलना है। तो कभी आपको शाम को जाना है, कभी दिन को जाना है, कभी रात के 2 बजे आपका काम पड़ गया। तो इसके लिए सब्र भी चाहिए और इसके लिए पैशन भी चाहिए, बिकॉज ये 9 to 5 काम है ही नहीं। अब होटलों में सबसे जो बिजी दिन होता है वो ईद का होता है। बिल्कुल, ईद आप कहते हो जी मैं छुट्टी मनाऊं, ईद में तो सबसे ज्यादा कस्टमर्स जिसके इवन के जो इवेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं सब, और जिसके पास 10 रुपए आ गए उसने होटल ही आना है ना चाय पीने। एग्जैक्टली जिसकी जेब में 4 पैसे आए वो होटल आ गया। अब होटल में आपको जी मैं तो ईद मनाने जा रहा हूँ। तो जो बिजी डेज होते हैं छुट्टियों के दिन, उस दिन आपकी ज़्यादा ड्यूटी लगी होती है। तो ये एक्चुअली मुश्किलात हर नौकरी में है। आप जो मर्जी नौकरी कर लें, फ़ौज की कर लें,
उसमें मुश्किलात है। बस एक आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे है कि कई मुश्किलात आप ज़्यादा इजीली हैंडल कर सकते हो और कई आपके लिए मुश्किल होता है। और चैलेंजेस से बंदा और भी सीखता है। एब्सोल्युटली। और मुझे तो एक सेकंड का रिग्रेट नहीं है। मुझे तो कोई कहता है कि अगर दोबारा पैदा हो जाए तो कहाँ नौकरी करेंगे, मैं यही करूँगा। जबरदस्त। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कोई और नौकरी कर लूँ, करूँगा ये। हाँ, आपने अपना पैशन प्रोफेशन यही बना। बिल्कुल। मैंने कहा मुख्तलिफ तरीके से करूँगा, कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से हो जाए, लेकिन करूँगा ये। ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपने अभी जिस तरह से गुफ्तगू में भी बताया कि आप स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हैं और आप एज ए लीडरशिप कोच भी अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो इस तरफ कैसे आपका माइंड बना? ये कभी भी मेरा प्रोफेशन नहीं रहा। ये मुझे पढ़ाने का शौक़ तो 70s 80s में शुरू हो गया और इसका आगाज़ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स वालों ने कनेड कॉलेज भेजा और कनेड कॉलेज आपको पता है लड़कियों का कॉलेज है। Okay. और उन्होंने भेजा कि जी तुमने जाके लड़कियों को बताना है कि हॉस्पिटैलिटी की फील्ड क्या है, ताकि अगर वो नौकरी करना चाहें हॉस्पिटैलिटी। मैंने कहा जी मेरी 25 साल उम्र है, मैं 400 लड़कियों के सामने जाके मेरा ऐसे ही हार्ट फेल हो जाना। उन्होंने कहा नहीं तुमने जाना है, तो मैं चला गया। तो मैं क्योंकि मेरी जो वजह शोहरत थी वो कोई और फील्ड्स भी थी, मैं टेनिस भी खेलता था और मैं थोड़ी सी एक्टिंग भी करता था। तो जब मैं हॉल में गया तो लड़कियों ने वहाँ चीखना शुरू कर दिया। तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी वो बड़ी नाराज़ हुई कि ये लड़कियां क्यों बदतमीज़ी कर रही हैं। तो मैंने कहा जी वो मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं कर रही, ये मुझे जानती हैं। तो उसने कहा तुम्हें कैसे जानती हैं? मैंने कहा जी बिकॉज मैं ये उल्टे सीधे काम करता रहता हूँ तो इसलिए। तो वहाँ मैंने पहला लेक्चर दिया। अच्छा। तो जब 400 लड़कियों से आप कामयाब हो जाएं तो फिर तो बाकी सब चीज़ आसान हो जाती है। तो उनको मैंने लेक्चर दिया, फिर मुझे कहा, मैंने कहा ये तो अच्छा था। पहला तजर्बा ही इतना हसीन, बिल्कुल, लड़कियों को जाके लेक्चर देना। एग्जैक्टली। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये काम शुरू किया और मुझे नॉलेज पास ऑन करना, देखिए नॉलेज सीखना तो एक जिम्मेदारी है ना, उसको पास ऑन करना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। कि और नॉलेज और विजडम में क्या फ़र्क है? नॉलेज और विजडम में ये फ़र्क है कि नॉलेज आपके लिए होती है, विजडम आपकी दूसरों के लिए होती है। और नॉलेज का अगला हिस्सा जो है, अगला स्टेप विजडम होता है कि जी आप तो नॉलेजेबल हो गए, आपने पढ़ भी लिया, लेकिन ये विजडम में तब ट्रांसलेट होगा जब ये दूसरों को फ़ायदा पहुंचे। एग्जैक्टली। तो मैंने फिर कहा कि जी ठीक है कि अब मैं जो भी सीख रहा हूँ मैंने अब ये चीज़ बच्चों को सिखानी है। तो आज तक ये सिलसिला जारी है कि मुझे आज भी कोई चीज़ मैं कोई नई सीखता हूँ। अभी भी आपने देखा मेरा NIC में लेक्चर था। जी जी। ये मरी के बच्चे आए हुए हैं तो मैं इनसे बात कर रहा था। मुझे कभी भी NIC वाले या कोई लोग बुलाते हैं तो मैं मना नहीं करता, बिकॉज़ बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा एजाज़ और इज़्ज़त की बात तो दुनिया में हो नहीं सकती। बिल्कुल। बिकॉज मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस। ज़बरदस्त। ये प्रोफेशन जो है ये बाकी सब प्रोफेशंस की माँ है। बिल्कुल। ये कोई टीचिंग वाला होगा तो आप कोई और प्रोफेशन सीखोगे ना, आपको भी तो किसी टीचर ने सिखाया ना। तो मुझे फिर एक कंट्रीब्यूशन का ज़्यादा शौक़ हो गया कि मैंने कहा कि यार अल्लाह ताला को जवाब देना है, तो वो कहेगा तूने अपने लिए तो बहुत कुछ किया, तो मेरी मखलूक के लिए क्या किया? बेशक। तो कुछ तो जवाब देने के काबिल हो ना। 100 गुनाहगार हूँ लेकिन कुछ तो कहूँगा कि जी मैंने लाखों बच्चों को जाके समझाया या समझाने की कोशिश की। और सलमा इसके लिए मैंने सारी ज़िंदगी 1 रुपया नहीं लिया। मैं एज अ वॉलंटियर काम करता हूँ, क्योंकि अगर मैं पैसे लेने शुरू कर दूँ और लोग मुझे पैसे देने को तैयार हैं तो फिर वो प्रोफेशन बन जाता। ओह यस। तो प्रोफेशन में और मिशन में बड़ा फ़र्क है। तो मेरा तो ये ज़िंदगी का मिशन है, प्रोफेशन नहीं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप इस मिशन को लेके चल भी रहे हैं। बस कोशिश। ये बताइए कि आपने अभी जिक्र किया टीचिंग के हवाले से, एक टीचर और कोच में क्या फ़र्क होता है? सबसे बुनियादी फ़र्क तो होता है कि टीचर को आपकी गलतियां या शॉर्ट कमिंग से कोई लेना देना नहीं है। ओह। क्योंकि टीचर को एक किताब दी जाती है जो करिकुलम की, निसाब की किताब होती है। उसे कहा जाता है कि 1 साल में तुमने बच्चों को ये पढ़ाना है, उसके बाद इस पे इम्तिहान आएगा बोर्ड का
तो टीचर ने क्या कहना है वो तो उसको ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक, वो उसको पहले से पता है कि जी आज मैंने चैप्टर 1 पढ़ाना है, परसों चैप्टर 2 पढ़ाना है, फिर तीसरे दिन टेस्ट होगा, फिर वाइवा होगा। ये तो टीचर का काम हो गया। टीचर इज टीचिंग व्हाट ही इज बीन टोल्ड टू टीच। यस। कोच जो है वो सिर्फ आपकी गलतियों पे टीच करता है आपको। उसका काम है पहले आपकी गलती निकालना। टीचर का काम आपकी गलती निकालना नहीं है। वो कहेगा जी फिजिक्स का ये चैप्टर है, ये पढ़ना है, ठीक है जी, आप पास हो फेल हो मुझे नहीं पता। कोच जो है वो आपको देखता है। वो कहता है आज़म जमील में क्या खराबी है। आज़म जमील जो है इसको अगर मैं टेनिस की कोचिंग दे रहा हूँ तो मैं अगर इससे पहले किसी और टीम का भी कोच था या किसी और प्लेयर का कोच था, उस प्लेयर में प्रॉब्लम्स और थी, आज़म जमील में प्रॉब्लम्स और हैं। हमारी टीम का जो अब कोच है मैथ्यू हेडन, ऑस्ट्रेलियन है। मैथ्यू हेडन हमारी टीम को कोच करने से पहले किसी और टीम का कोच था। उस टीम के मसले मसाइल और थे, वो उनको उनके मुताबिक कोच करता था। जब वो पाकिस्तान टीम का कोच बना तो वो पुरानी टीम की कवानीन यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता। वो तो पाकिस्तान टीम को स्टडी करेगा ना, वो तो देखेगा कि इन बच्चों में क्या खराबी है और उसकी कोचिंग करेगा। तो कोच और टीचर में बुनियादी फ़र्क ये है कि टीचर टीचर्स व्हाट ही हैज़ टू एंड कोच विल टेल यू व्हाट्स रॉन्ग विद यू। वो आपको पर्सनैलिटी को डायसेक्ट करेगा। तो कोच इज अबाउट यू, टीचर इज नॉट अबाउट यू, टीचर इज अबाउट हिमसेल्फ। ओके। उसको पैसे मिलते हैं कि जी तुमने 1 साल में ये कोर्स मुकम्मल करना है क्योंकि बच्चों को ये इम्तिहान आएगा। अब टीचर्स भी मुख्तलिफ होते हैं। कोई टीचर सख्त होता है, कोई प्यार करने वाला होता है, कोई मोहब्बत करने वाला होता है, कोई बच्चों से ज़्यादा अटेंशन पे करता है, कोई कम करता है। वो एक अलग डिबेट है। लेकिन टीचर्स का बुनियादी काम वो है कि उनको बताया जाता है कि तुमने ये पढ़ाना है। कोच को कुछ नहीं बताया जाता कि तुमने क्या पढ़ाना है या बताना है। कोच तो आपको देखता है, आपकी गलतियां निकालता है और उनको दूर करने की कोशिश करता है। ये फ़र्क है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसी हवाले से आप ज़रा अपने कोच फ़िलिप के बारे में एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या बताते हैं, वो भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिए अगर आप बताना चाहें तो। बिल्कुल। फ़िलिप लाल एक इंस्ट्रक्टर थे, फौत हो गए वो पिछले साल, और वो बहुत ही अच्छे ट्रेनर थे। उन्होंने बहुत साल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को दे दिए। और मैं जब बहुत यंग होता था, 25, 26, 27 साल का, तो मुझे जब कंपनी ट्रेनिंग के लिए भेजती थी तो मैं कोशिश करता था कि ट्रेनर फ़िलिप लाल हो, बिकॉज़ ये इतना प्यार मोहब्बत करने वाला ट्रेनर था। तो और इसका जो अंदाज़े बयान था वो बहुत नफीस था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो करते करते मैं ट्रेनर बन गया। तो मैं फ़िलिप को कई दफ़ा मिला तो मैंने कहा जी मैंने इंस्पिरेशन आपसे ली है, मुझे आपका जो अंदाज़ है इतना अच्छा लगा। तो वो एक दोस्ती भी हो गई। तो 2 साल पहले मुझे फ़िलिप मिला, तो फ़िलिप की उम्र तब आई थिंक 78 या 80 के करीब थी। तो मेरा एक बहुत बड़े इदारे में एक ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैंने फ़िलिप से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा जी आप आके ज़रा वहाँ घंटा बैठें और देखें कि मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ। तो फ़िलिप ने कहा, तो मैं बहुत खुश। मैंने कहा देखो यार, जिस बंदे ने मुझे इंस्पायर किया है वो आज खुद बैठ के तो मेरा शो देखेगा। तो फ़िलिप जाके पीछे बैठ गया कोने में। तो मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस की और मैंने ट्रेनिंग दी। तो जब ब्रेक हुई तो मैंने कहा अब मैं फ़िलिप को सारा दिन तो नहीं बैठ सकता, तो मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच। तो उसने मुझे गले मिला, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि आज़म यू मेड मी सो प्राउड, मुझे तो तुम्हें देख के खुशी होती है कि मेरी वजह से और मेरी इंस्पिरेशन से तुम कितने बड़े ट्रेनर बन गए। तो मैं तो फिर मेरे तो ज़ाहिर है टीचर कोच की तारीफ जब मैं कहता हूँ मेरे तो ज़मीन पे पाँव ही ना लगे। मैं तो जो बाकी ट्रेनिंग फ़िलिप के जाने के बाद मैंने की, मेरे हालात ही। तो सलमा जब मैं रात को घर पहुंचा तो फ़िलिप का 2 पेज का ईमेल आया हुआ था, और जो उसने डंडे मुझे दिए जो उसने फिर लिखा, और यही कोच की खूबसूरती है। अच्छा, उसमें ऐसा क्या लिखा था? लिखा कि ये तुमने गलतियां की हैं। अच्छा, एक 100 गलतियों के दूसरी चीज उसने नहीं लिखी। उसने कहा ये गलत किया, वो गलत किया। अब वो
ट्रेनिंग पे लेक्चर नहीं दे रहा था, वो आजम जमील की गलतियों को कर रहा था। ये कोच का फर्क है। वो ट्रेनिंग का लेक्चर तो एक जेनेरिक लेक्चर है ना, आपने सबको बैठा के दे दिया। ये आजम जमील का वो जज बैठा हुआ था, मैं उसको लेके गया था, तो उधर तो उसने मुझे इतनी तारीफ़ें की, लेकिन शाम को जो उसने ईमेल करके जो मुझे रगड़ा दिया, और मेरे आंखों में तब आंसू आए। मैंने कहा देखो यार कि हमारी नौजवान नस्ल कितनी महरूम है कोचिंग से, इनको कोच पसंद नहीं है, कि कोच कितना तुम पे बड़ा एहसान करता है कि यार तुमने, और मैं अपने आप को बहुत बड़ा टीपू सुल्तान समझता था। मैंने कहा यार, और वो खुफिया कमियां उन्होंने ढूंढ निकाली जो इंसान को खुद पता नहीं होती जी। वो एक नई आंख है ना, वो आंख बेशक और देखती है, और वो आंख बैठी इसलिए हुई थी देखने के लिए कि मैं गलतियां क्या करता हूँ। अब उसको अगर वो नहीं लिखता वो ईमेल, तो उसने मेरी तारीफ तो कर दी थी और बहुत मुझे सराहा, लेकिन असल कोच तो वो है जो बताए कि भाई तुम बहुत अच्छा है, लेकिन बेहतरी के लिए ये काम जरूरी है। तो उसने 2 सफ़े का ईमेल लिखा और एक एक पॉइंट मुझे बताया, और उसका क्या रिजल्ट हुआ कि उसके बाद, ये 2 साल पुरानी बात है, उसके 2 साल बाद मैंने जितनी ट्रेनिंग की वो फिलिप की लिस्ट मेरे जहन से नहीं निकलती। मैंने कहा आजम जमील ये काम ना करें, और आजम जमील ये काम ना करें जो फिलिप ने रोका हुआ है। तो कोचिंग एक बहुत बड़ी नेमत है। एग्जैक्टली कोचेस का तो एहसान आप जिंदगी भर नहीं, गुड लक है अगर आपको अच्छा कोच मिल जाए। मैं कहता हूँ हमारे बच्चे इस बदनसीब हैं कि उनको कोचिंग पसंद नहीं है, बिकॉज, और कोचिंग क्यों नहीं पसंद सलमा, बिकॉज अना आ गई। अना यहाँ बैठा ली, पहले हम समझते हैं हमें सब कुछ आता है, और कोई बताएगा तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। तो ये हमारे बच्चों की, और मेरी जो आज भी मैंने बच्चों को बात की, मैंने यही कहा, मैंने कहा खुदा के लिए, और कोच एक नहीं होता, कोच जिंदगी में 100 होते हैं। बिल्कुल। तुम्हारी फुफ्फो भी कोच होती है जो तुम्हें बता रही होती है, तुम्हारे वालिदैन भी कोच हैं। एग्जैक्टली। वालिदैन ये नहीं बताते कि वो क्या बंदा गलत कर रहा है, वो कहते हैं तुमने ये गलती की। वो टीचर नहीं है, वो कोच है। तो ये बच्चों से दरख्वास्त है, और तुम्हारे इस वीलॉग के थ्रू भी दरख्वास्त है कि कोचिंग से कभी एलर्जिक ना होना, अपने आप को खुश नसीब समझना कि आप अगर कोई किसी की आप कोचिंग करते हो, या आपको कोई कहता है कि मेरी कोचिंग करें, ये बहुत बड़ा एक ऑनर है। बिल्कुल। और कोच ने जो आपको क्रिटिसाइज किया उसको अपने लिए पॉजिटिव लें और अपने अंदर से वो कमियां निकालें, यूं ही आपकी ग्रोथ हो सकती है। अच्छा, तो इस तजर्बे के बाद तो हमने देखा कि आपने एक वाक़या शेयर किया था बाबर आजम के हवाले से, जो पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं। उन्होंने भी बड़ी मोटिवेशनल बातें आकर की अपनी टीम से जब वो मैच जीत कर आ गए थे, और हमें ये भी पता चला कि उनके जो बेस्ट कोच हैं वो आप हैं। तो ज़रा ये वाक़या शेयर करें। देखिए, बाबर से मेरे कोई 1 साल का रिश्ता रहा, और बाबर इतना एक अच्छा लड़का है। देखें, एक तो होता है कि जी आपकी काबिलियत कितनी है जो काम आप कर रहे हो, तो वो क्रिकेटर है, वो बैट्समैन है, वो एक अलग चीज़। मैंने तो उसको एक और एंगल से भी देखा ना कि भाई वो लड़का कैसा है। अच्छा लड़का है, तरबियत उसकी अच्छी है, तमीज़ वाला है, होगा भाई वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन, मुझे उससे क्या लेना देना। तो मुझे सबसे ज़्यादा बाबर से जो मेरा रिश्ता था भी और अब भी है, पहले तो ऑफिशियल था, अब अनऑफिशियल है, वो रिश्ते में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि बहुत अच्छा इंसान है। तो मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि जब मैं बाबर के साथ जो मेरे पहले सेशंस हुए कोचिंग के, वो ऑनलाइन हुए, क्योंकि ये न्यूजीलैंड में था, कभी वेस्ट इंडीज़ में था पाकिस्तान टीम के साथ। जो पहला फेस टू फेस मेरा सेशन होना था वो लाहौर में होना था। तो मैं जब लाहौर पहुंचा तो मैंने बाबर को, जब फ़ोन पे बात हुई तो मैंने बाबर से कहा कि बाबर कहाँ मिलना है। अच्छा। तो उसने कहा कि आपने आइंदा ये सवाल मेरे से नहीं करना, आपने बताना है कि आप कहाँ हो, मैं हाजिर होऊंगा। क्या बात है, ये रिस्पेक्ट होती है कोच की, क्या बात। वो वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है। उसने कहा आज के बाद ये सवाल आप नहीं करेंगे कि कहाँ मिलना है, आपने सिर्फ मुझे बताना है कि मैं इस वक्त यहाँ हूँ, मैं वहाँ पहुँचूंगा, मेरा काम है। ज़बरदस्त।
तो बाबर आजम के साथ मेरा रिश्ता हुआ, क्योंकि अब क्रिकेटर वो बहुत अच्छा है, लेकिन बाबर आजम को उसने फील किया कि उसको लीडरशिप की, कप्तान जो बन गया, तो कप्तान क्या होता है, लीडर ही होता है ना। तो जो बाकी 10 प्लेयर अगर आपकी रिस्पेक्ट ना करें तो आप जितने मर्जी रन बना लें, फर्क तो नहीं पड़ता, मैच तो आपने नहीं जीतना, बिकॉज बाकी 10 लोग तो आपको पसंद नहीं करते। तो बाबर आजम ने मेरे से कहा कि आजम भाई मुझे लीडर बनाएं, मुझे मोटिवेशन सिखाएं कि जब हम मैच हारेंगे तो मैं टीम से क्या कहूँगा, जब हम मैच जीतेंगे तो मैं टीम से क्या कहूँगा, मुझे कम्युनिकेशन बताएं, बिकॉज अब आपने मुझे सफ़ीर बना दिया है, दुनिया के तमाम मीडिया के कैमरा मेरे सर पे होते हैं, मैंने तो कभी अपने उस खाने में अपने आप से बात नहीं की। अच्छा। हाँ, बिकॉज अब तो अगर वो लंदन गया और वहाँ वो मैच जीता है तो शाम को तो 35 दुनिया के चैनल्स, BBC और CNN बाबर आजम के ऊपर कैमरा है, तो कहते हैं आजम भाई मुझे आपने कम्युनिकेशन सिखानी है। ठीक। खुशी सलमा मुझे इस बात की हुई कि ये उसने नीड फील की, ये किसी और ने नहीं कहा कि तुम ये सीखो, उसने कहा। और ये इससे खूबसूरत बात हो नहीं सकती कि आप कहो यार मेरे में ये कमी है और मैं चाहता हूं कि ये कोई आके मेरी कमी दूर करे। ये वही कर सकता है जिसको ये काम आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल बाबर के साथ मैं एंगेज रहा और हमारी बड़ी गपशप लगी। मेरी एक कोशिश थी छोटी सी, और उसने कभी कुछ सीखा कभी नहीं भी सीखा। और फिर जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो फिर बाबर ने कहा कि आपका मेरा जो रिश्ता है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के ताबे नहीं है, तो आपका मेरा राब्ता रहेगा। तो अभी भी कभी कभी व्हाट्सएप आ जाता है। अच्छा। कभी वो डिप्रेस होता है वर्ल्ड कप में, कभी कोई अगर कोई मैच ऊपर नीचे हो गया तो कभी आ जाता है। कभी मैं उसको वेल डन के लिए व्हाट्सएप कर देता हूँ कि आज बहुत अच्छा खेले, या अगर वो नहीं अच्छा खेलता है तो मैं कहता हूँ परेशान नहीं होना। लेकिन एक कैजुअल सी रिलेशनशिप है, उसमें कोई ऑफिशियल, बट बहुत अच्छा लड़का है, बहुत कोई उसमें गरूर नहीं है। ही इज़ गॉट अ वेरी सॉलिड हेड ऑन हिज शोल्डर्स। और देखो स्पोर्ट्स में अच्छे और बुरे वक्त आते हैं, कोई दुनिया माँ का लाल नहीं है जिसका सिर्फ अच्छा वक्त आया। अब कोहली जो है उसने अब स्कोर करना शुरू किया है। पिछले 2 साल में पूरा हिंदुस्तान कोहली को बुरा भला कह रहा था, लेकिन वो रिकवर किया उसने, अब फिर तुम्हारा। तो ये स्पोर्ट्समैन की लाइफ में ये होता है। तो अच्छा ये बताएं, आपको तो पियानो का बड़ा शौक है, तो ये शौक कहाँ से है? पियानो बड़ा अच्छा बजाते हैं आप। बहुत पुराना। मैं म्यूजिक, पियानो का शौक नहीं है, मुझे म्यूजिक का शौक था। और मुझे याद है कि मैं बहुत कम उम्र में मैंने गिटार शुरू कर दी और मैंने कीबोर्ड शुरू कर दिए। तो जब मुझे होटल की नौकरी मिली ना, अच्छा, तो मेरे वाले साहब ने फैज़ साहब को फ़ोन किया, क्योंकि होटल की नौकरी उन दिनों में अच्छी नहीं समझी जाती थी। अच्छा। लोग कहते थे देखो यार बैरा बनने जा रहा है, यू नो। तो जैसे एयर होस्टेस की नौकरी भी अच्छी नहीं समझी जाती थी। तो ये 70s का ज़माना है, अर्ली 70s का। तो मेरे वाले साहब ने फैज़ साहब को फ़ोन किया कि फैज़ साहब वो आज़म को ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है तो इसमें नौकरी मिली है तो कर ले। तो फैज़ साहब ने कहा हाँ कर ले। तो उसने कहा अच्छा, उसने कहा हाँ कर ले, मरासी को लोबे तेरे। बिकॉज फैज़ साहब को पता था कि भाई गिटार गुटूर बजाता है, वो कौन सा कोई नेक काम कर रहा है, तो अगर कोई नौकरी करता है तो करने दो। तो वो फैज़ साहब की एक आदत होती, तो उनको तो बहुत म्यूज़िक का शौक था। तो मैं जब वो आते थे तो मैं उनके लिए म्यूज़िक बजाता था। तो ये म्यूज़िक का फिर शौक़ हो गया। फिर मैं क्योंकि टीचर ट्रेनर हूँ तो फिर मैं इन यंगस्टर्स के साथ इन्वॉल्व हो गया, वाइटल साइंस के साथ इन्वॉल्व हो गया। जुनेद मेरे घर आता था कि आज़म भाई मैंने ये गाना बनाया है, आप चेक कर लें इसको, ये ठीक है। अच्छा। तो उसरा मैं इनका मेंटर बन गया। रोहेल हयात मेरा नेफ्यू है। अच्छा। तो वो वैसे भी मेरी इज़्ज़त करता है। तो फिर सलमान अहमद, उस दिन सलमान अहमद स्पेसेस पे आया ट्विटर की, तो किसी ने उसको कहा और 300-400 लोग सुन रहे थे। तो मैं भी स्पेस पे चला गया। तो किसी ने सलमान को कहा कि सलमान भाई आज़म जमील साहब भी आ गए। तो उसने कहा कि आज़म जमील साहब अगर आ गए तो मैं आज़म भाई के बारे में आप लोगों को शायद एक बात बताऊं जो आपको शायद ना पता हो, और वो ये है कि अगर आज़म भाई ना होते तो शायद वाइटल साइंस ना होते। वाओ। तो मैंने इन सब बच्चों की मदद की, इनको हेल्प किया। और ये भी एक ट्रेनिंग का और टीचिंग का ही हिस्सा है।
तो मैं म्यूज़िक में, और आज भी मैं म्यूज़िक बजाता हूँ क्योंकि म्यूज़िक मुझे रिलैक्स अनवाइंड करता है। तो मैं घर जाता हूँ, कभी ख़ास तौर पे दफ्तर से कोई टेंशन से उठा तो घर जाके मैंने हेडफोन्स पहने और मैं कीबोर्ड पे बैठा। और सबसे ज़्यादा आपको क्या धुन बजानी अच्छी लगती है? देखो, देखें, जो बंदा ये कह दे कि मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है, वो म्यूजिशियन है ही नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो धुन से प्यार करता है ना, वो म्यूज़िक से थोड़ी प्यार करता है। अगर आप ये कहो कि जी मुझे सबसे खूबसूरत ये लड़की मिलती है, तो वो तो फिर खूबसूरती से प्यार कर रहा है, लड़कियों से थोड़ी प्यार कर रहा है। तो म्यूज़िक होता है। आपको म्यूज़िक कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है। हमारे ज़माने का म्यूज़िक था, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी थी। एक म्यूज़िक आज भी आप लोग पल पल दिल के पास गाते हो 30 साल बाद, और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल होता है। जो मुन्नी जवान हुई वो तो 10 दिन में गायब ही हो गई, और जो शीला बदनाम हुई वो भी 5 दिन में कहीं भाग गई। आजकल के गाने बड़े फेमस होते हैं लेकिन उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। 5-10 दिन के बाद आप भी तंग पड़ जाते हो, आप डिलीट कर देते हो कि यार। लेकिन जो उस वक्त के गाने थे उनकी पोइट्री भी बामानी हुआ करती। पोइट्री तो चलती है, पोइट्री तो होती है, उस गाने की लाइफ को देती है। म्यूजिक तो आप वैसे पढ़ लो। अभी आप जो अपना साहिर लुधियानवी ने कभी कभी लिखा, अभी आप कभी कभी म्यूजिक के बगैर पढ़ लो, वो आपको वैसे ही अच्छा लगे। आपको पीछे को ड्रम की जरूरत नहीं है। exactly. लेकिन मुन्नी बदनाम हुई, आप म्यूजिक के बगैर पढ़ लो ना। आपको कौन जी मुन्नी बदनाम हुई, तो जो मुन्नी कंप्लेन लेकर अगले जो बैठे होंगे कहेंगे यार ये क्या बकवास है। हाँ, एग्जैक्टली, ये क्या कह रही है। तो पोइट्री जो है वो एक चीज को लाइफ देती है, म्यूजिक लाइफ नहीं देती। पोइट्री अच्छी हो तो आप दश्ते तन्हाई पोइट्री है ना। फैज साहब जो लिख गए वो लिख गए, या मुझसे पहली सी मोहब्बत पोइट्री है ना। वो चाहे इकबाल बानो गाए, चाहे नूरजहां गाए, चाहे वो टीना सानी गाए। बेशक, जबरदस्त। मरी डेवलपमेंट फोरम जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमने देखा। इसमें आपका खास क्या किरदार है? मरी डेवलपमेंट फोरम के जो काम है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा, ठीक है, जो काम करते हैं। अब वो मरी डेवलपमेंट फोरम के काम मेरे दिल के क्यों करीब है? क्योंकि मरी मेरे दिल का करीब है। हमारी सारी बचपना मरी में गुजरा। MDF के साथ मेरा रिश्ता तब हुआ कि जब मुझे परवेज अब्बासी ने कहा कि ये लड़के आए हैं और ये मरी को बेहतर करने की विजन लेके आए हैं। जो मरी एक जमाने में होता था, जो पहाड़ों की शहजादी कहलाती थी या मलिका कौसर, तो आज ये उस मलिका का टाइटल वापस लेने आए हैं। इनका काम बहुत सख्त है। तो मैंने इन्हें कहा कि यार ये इतना नोबल काम है, इतना अच्छा काम है, तो इनको मेरी तरफ से ये मैसेज दे दें कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ये हुक्म करें तो मैं हाजिर हूँगा। तो ये मेरा रिश्ता है कि जब भी MDF को मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं हमेशा पेश हो जाता हूँ, मैं हाजिर हो जाता हूँ कि बताएं। जैसे आज ये लेक्चर था बच्चों का, तो ये MDF का प्रोग्राम है लीडरशिप का, तो उन्होंने कहा कि जी आप आके बच्चों को पढ़ाएं। तो मैंने कहा MDF को मैं मना कर ही नहीं सकता, तो मैं आ गया, क्योंकि ये काम इतना अच्छा कर रहे हैं, इनकी मदद ना करना जो है वो गुनाह है। बिकॉज ये मरी को बहाल कर रहे हैं। बिकॉज देखो सरमा, हम लोगों में बताऊं क्या आदत हो गई है, सारा दिन क्रिटिसाइज करने की। बिल्कुल, ये खराब है, वो खराब है, पाकिस्तान खराब है, एजुकेशन खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, यहाँ गंद है, वहाँ गंद है। भाई वो सब खराब हैं, ये बताओ कि तुमने क्या किया, तुम्हारी क्या कंट्रीब्यूशन है। तुम्हारी ये कंट्रीब्यूशन है कि तुम खराबियों की फहरिस्त बनाते रहो घर बैठ के। उसे सेट करने की तुमने कितनी कोशिश? गेट से बाहर निकले हो, कभी घर को एक कदम बाहर रखा है कि यार ये खराबियां हैं, चलो मैं थोड़ा सा तो अपना उस पर हिस्सा डालूं। एक शॉपर उठा के हम डस्टबिन में नहीं डालते और बातें हमारी सुनने वाली हैं। ऐसे पाकिस्तान को रगड़ा देते हैं जैसे सारी उम्र पाकिस्तान की खिदमत करते रहे हैं। हाँ। गेट से बाहर निकलते नहीं है। तो मैं बच्चों को भी कहता हूं कि अपने मुल्क की तनकीद सिर्फ तब इजाजत है जब इसमें हिस्सा डालो। बिल्कुल, उस पर हिस्सा डालो, कंट्रीब्यूट करो भाई। और कंट्रीब्यूट करने का मतलब ये नहीं है कि तुमने कोई अस्पताल बना देना है, या तुमने छोटा सा हिस्सा डाल दो यार। 4 लोगों को जाके वहां पर कोई हेल्प कर दो, कोई वॉलंटियर काम कर दो, फिर कुछ करो। घर में बैठ के पराठे अंडे खा के तो पाकिस्तान को सारा दिन बुरा भला कहना, ये सही बात नहीं है। तो MDF वाले अच्छा काम कर रहे थे, मुझे पता चल गया कि क्या
क्या काम कर रहे हैं। तो मैंने अपनी सर्विसेज जो है, अपनी सर्विसेज इनके हवाले कर दी कि जी इतना तुम बच्चों अच्छा काम कर रहे हो, आज़म जमील की जब भी ज़रूरत होगी मैं हाजिर हूँ। वॉलंटियरली आपने एब्सोल्युटली। ज़बरदस्त। लेकिन फिर भी ये भी बहुत बड़ी बात है, ऐसे इंसान का आपके इस नेक काम में जो है वो सरपरस्ती हो ताकि आप उसे मज़ीद बेहतर बना सके, तो ये गुड लक है मरी डेवलपमेंट फोरम के लिए भी। अच्छा सर, आपने जिस तरह से टूरिज़म की फील्ड, जैसे कि आप SAPM रह चुके हैं, टूरिज़म के हवाले से भी कैसा रहा आपका तजर्बा, और आपको क्या लगता है कि टूरिज़म को मज़ीद किस तरह से पाकिस्तान में बेहतर किया जा सकता है? मुझे एक दफ़ा मेरे SAPM बनने से पहले मैं एक बहुत बड़े फंक्शन में गया, तो वहाँ एक शख्स मेरा तारुफ करवा रहे थे। अच्छा। मैंने स्टेज पे आना था और तारुफ करवाने में वो ये बोल गए तारीफन कि आज़म साहब को ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने 6 हुकूमतों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवाइस किया है टूरिज़म पे, और वो ज़ियाउल हक से शुरू हुआ और वो बेनज़ीर, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत, फिर बेनज़ीर, और करते करते वो आज की हुकूमत तक पहुंच गया। तो जब मेरी बारी आई, तो जब मैं गया तो मैंने कहा जी मेरी वजह शोहरत ये नहीं है कि मैंने 6 हुकूमतों को एडवाइस किया है। मेरी वजह शोहरत ये है कि इन 6 की 6 ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अच्छा। इसलिए कि मेरा टूरिज़म का अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, और वो इसलिए अलग है कि मैं 45 साल इस फील्ड से हो के आया हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो टूरिज़्म संभाल रहा है, या मैं कोई और इंजीनियर नहीं हूँ जो टूरिज़्म संभाल रहा है। मैं टूरिज़्म का ही बंदा हूँ। जब भी टूरिज़्म की हम बात करते हैं, हम लोगों को लाने की बात करते हैं, हम फॉरेनर्स को लाने की बात करते हैं, हम डिमांड की बात करते हैं। सलमा, हमारा प्रॉब्लम डिमांड का नहीं है, हमारा प्रॉब्लम सप्लाई का है। जिस मुल्क में 23-24 करोड़ लोग रहते हैं, उनको डिमांड का क्या प्रॉब्लम है भाई? एक बर्फ पड़ती है, 50,000 बंदा मरी पहुंच जाता है, और चाहिए बंदे 10 और चाहिए। हमें लोगों की कमी नहीं है। तो मैंने उस टाइम के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, मैंने उनको कहा कि जी हम लोगों के पीछे भागना बंद करें, हम सप्लाई को देखें। सप्लाई क्या है कि हमारे घर की हालत क्या है। आवर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। आज आप 4 लोगों को घर पे खाना पे बुलाती हो तो क्या करती हो? 4 फूल लगाती हो, जरा सफाई करती हो, अरेंजमेंट्स करती हो। क्यों? तो मैंने कहा पाकिस्तान का घर इन ऑर्डर नहीं है। हमारे पास पूरे नॉर्दर्न एरियाज में साफ गुस्ल खाने नहीं है। तो टूरिस्ट को सर पे बैठाना है। एग्जैक्टली। या जब वो जाएगा किसी गुस्ल खाने में और वहाँ गंद और कॉकरोच होंगे, तो उसको क्या कहेंगे कि लेक सैफुल मलूक बहुत खूबसूरत है। जब वो कहेगा यार मेरे खाने में मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि जी K2 बहुत अच्छा पहाड़ है। तो ये जो एसेट्स हैं, जो खूबसूरतियाँ हैं, ये अपनी जगह हैं और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन उसके बैक एंड पे हमें 100 चीज़ें और करनी है। हमने प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हमने प्रोफेशनल टूरिज्म सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, प्रोफेशनल गाइड्स प्रोवाइड करनी है, प्रोफेशनल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करनी है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने ठीक करनी है। मेरा टूरिज़्म का सिर्फ एक था कि मैं पाकिस्तान की टूरिज़्म की सप्लाई साइड ठीक करूं। मुझे डिमांड से कोई इशू नहीं है। आपका प्रोडक्ट ठीक होगा, डिमांड खुद आ जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर लोगों ने जाके 4 घंटे ट्रैफिक जैम में फंसना है, तो जितना मर्जी मरी खूबसूरत हो भाई, बिल्कुल क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा सिर्फ ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत काम करने वाले, बालाकोट से लेके नारायण तक सड़क जो है वो ट्रैवलिंग के एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल यही था, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। जाहिर है, तो हाउस में इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है ना। जब मैं कहता हूँ हाउस इज नॉट इन ऑर्डर, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। बिल्कुल। होटल आपके हैं लेकिन क्लासिफाइड नहीं है, किसी को नहीं पता कि जी ये 1 स्टार होटल है, ये 2 स्टार है, इसका क्या स्टैंडर्ड है, उसका क्या स्टैंडर्ड है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये सब चीज़ें आपने ठीक करनी है। आपको लोगों का इशू इसलिए नहीं है फिलहाल कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 करोड़ लोग पाकिस्तान में रहते हैं।
दुबई में 10,000 लोग रहते हैं, उनको तो बाहर से लोग चाहिए ना। बिल्कुल। उनके तो अपनी पॉपुलेशन कोई नहीं है, मालदीव्स की अपनी पॉपुलेशन कोई नहीं है उनके, पाकिस्तान की तो अपनी पॉपुलेशन इतनी है कि हमें तो फिलहाल बाहर के लोग अगर नहीं भी आएंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, अपना घर तो ठीक करें। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला हम अपना घर को ठीक करेंगे। पाकिस्तान विल बिकम, एयरपोर्ट पे आप उतरते हो, आपको टैक्सी वाले आपको कच्चा खा जाते हैं। एग्जैक्टली। हर बंदा आपके साथ 2 नंबरी करता है, हर बंदा आपको धोखा देने की कोशिश करता है। ख़ास तौर पे कोई फॉरेनर आ जाए तो हम कहते हैं यार इसकी पतलून उतार के इसको घर भेजें। तो इस तरह तो टूरिज्म नहीं चलती ना। तो ये बहुत इश्यूज है, बट इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में टूरिज्म का किस तरह का पोटेंशियल है? जब मैं SAPM था तो करतारपुर के लिए कोई 20,000 सिखों की डिमांड आई, 20,000 कि वो करतारपुर आना चाहते हैं। तो मेरे पास वो फाइल आई कि जी इसको साइन करें ताकि इनके वीज़ाज के प्रोसेस हो। मैंने कहा मैंने नहीं करनी। अच्छा। कहते हैं सर 20,000 सिख आ रहे हैं। मैंने कहा ये सिख कहाँ आएगा? लाहौर आएगा। मैंने कहा अपने सर पे सलाओगे? 1,000 कमरा है तुम्हारे पास लाहौर में, तो बाकी 19,000 सिख सड़कों पे सोएगा। बिल्कुल। अगेन डिमांड की तरफ भाग रहे हैं ना। आपके पास पोटेंशियल बहुत है रिलीजियस टूरिज्म का। आपके पास सिख मज़हब है, बुद्ध मज़हब है, हिंदू, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि आपके पास आपका घर मुकम्मल नहीं है। आज अगर 5,000 बंदा लाहौर आ जाता है, उसको कहाँ ठहराओगे सलमा? बिल्कुल। मुझे कोई बताए ना कि जी यहाँ ठहराना है, उन्हें सर्व करना, या बागे जिना में तुमने तंबू लगाने हैं। जब एक इस्लामाबाद में आज 2 होटल हैं, मैरियट और सरीना। आपको पता है मैरियट कब खुला है? 70s में। अच्छा। सरीना आपको बताऊं कब खुला है? 2000 में। अच्छा। 2000 को गुजरे कितने अरसा हो गया? ये 2022 है ना। 22 साल हो गया ना। 22 साल में एक होटल नहीं बना इस्लामाबाद में। तो किस बात का रोना है भाई? तो जब आप लोगों के पीछे भागते हो कि ये भी आए तो वो भी आए, तो भाई उनकी कोई तैयारी तो करो। आज आप अपने घर में 10 लोगों को बुलाते हो तो आप सबसे पहले देखते हो कि ये खाना कहाँ सर्व करेंगे। exactly. हमारा तो डाइनिंग रूम इतना बड़ा नहीं है। तो कोई कहता है यार आधों को बाहर कर दे, मर्दों को यहाँ बिठा दें, औरतों को यहाँ, कुछ बंदोबस्त करते हो ना। तो पहले आपने बंदोबस्त तो करना है। बिल्कुल। आज 40 साल में इस्लामाबाद में 2 होटल हैं, तीसरा होटल नहीं। हमारी प्रॉब्लम ये आई है कि हुकूमतों ने प्राइवेट सेक्टर का काम करने की कोशिश की है। फैसिलिटेशन करना और एक बिजनेस को चलाना 2 मुख्तलिफ चीज है। अब अगर ट्रांसपोर्ट करनी है तो बसें हुकूमत तो नहीं खरीदेगी ना। बिल्कुल। आप आओगे कि जी मेरे पास 4 बसें हैं, मैं आपको रूट परमिट दूंगा, मैं आपको बाकी चीजें दूंगा, मैं आपको लाइसेंस दूंगा, वो हुकूमत का काम है। जब हुकूमत धंधे में पड़ जाती है कि अच्छा जी मैं कर लेता हूँ, कौन सी दुनिया में हुकूमतें धंधा करती हैं? exactly. तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि जब भी कोई चीज होती है लोग कहते हैं हुकूमत करे। हुकूमत का नहीं काम। एजुकेशन एक जमाने में हुकूमत करती थी, आज एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई ना। बिल्कुल। ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं ये हुकूमत के हैं, प्राइवेट है ना। बिल्कुल। बड़े बड़े जो होटल हैं ये हुकूमत के हैं। जो PTDC होटल थे हुकूमत के, वो बंद पड़े हैं बिकॉज उनका बेड़ा गर्क कर दिया। सर्विसेज नहीं। और तो हाँ, तो हुकूमत का ये काम नहीं है। इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी डूइंग बिजनेस। जबरदस्त। हुकूमत का काम है लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ताकि वो ये काम करें कि जी अब अगर आप मोटरवे पे जाएं तो आपको हर स्टॉप पे बड़े खूबसूरत वो वॉशरूम्स नजर आते हैं जिसके वो 50 रुपए लेते हैं। ठीक है, ये बताऊं क्यों चल रहे हैं अच्छे? क्योंकि हुकूमत के नहीं है। हाँ, वो तो डेफिनेटली भाई प्राइवेट लोगों के पास है, वो पैसा कमाते हैं, उसकी सफाई करते हैं। किसी हुकूमत वाले को देते हैं, वो रात को जाके तो नलके उतार के ले जाते हैं वहां से। ऐसा ही है। हुकूमतों का ये काम नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर को आपने दिया। पूरे मोटरवे में वो हैस्कॉल वालों ने इतने खूबसूरत बाथरूम्स लगाए में, आप 50 रुपए देते हो, लगता है 5 स्टार होटल में आ गए हो। और यही तरीका होता है। आप
प्राइवेट सेक्टर को देते हो और वो उससे पैसे कमाता है, कोई मुफ्त नहीं कोई देता, लेकिन कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। तो इसी तरह आप हर चीज प्राइवेट सेक्टर को दो, वो करेंगे। हुकूमत का काम है रेस्टोरेंट खोलना, हुकूमत का काम है होटल खोलना। ओके, यानी जिसका काम उसी को दे। हाँ, आप उसकी मदद करें। आप उसको बोले यार आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे, मैं आपको गैस कम कीमत पे दूंगा, मैं आपको पेट्रोल कम कीमत पे दूंगा, मैं आपको ये जमीन लेके देता हूँ, जमीन की ये कीमत है, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट पे देता हूँ। हुकूमत की ये काम है। लेकिन ये किसी और को हेल्प करना और वही काम खुद करना में जमीन आसमान का फर्क है, ये हुकूमत को नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट अब तक जो है वो क्रिएट कर सकी है कि नहीं, या किस हद तक कर सकी है? इनेबलिंग एनवायरनमेंट तब सही प्रोवाइड होती है जब हुकूमत के अपनी डिविजन्स में कोऑपरेशन हो और वो आपस में मिलके काम कर रहे हो। अब तक क्यों नहीं हो सका जिस लेवल पे होना चाहिए था, वो ये है कि अगर कोई लेट से मैं SAPM टूरिज्म का था, अब मेरे पास कोई आके कहता है कि जी मुझे वहां पर गैस की पाइपलाइन चाहिए, तो वो गैस की पाइपलाइन मैंने लगानी है। मेरी मिनिस्ट्री की तो वो नहीं है ना, बिल्कुल, वो तो लगानी है वाटर एंड पावर एंड गैस की मिनिस्ट्री। बिल्कुल, तो मुझे जाके वहां हाथ फैलाने हैं। ठीक है जी, वो अगलों के 10 काम और फंसे हुए हैं प्रायोरिटी में, कहते हैं जी ठीक है जब टाइम होगा हम तुम्हें बना देंगे। अगर एक बंदा आके कहता है जी मुझे इनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए, मेरी सड़क बना दें, तो वो सड़क आसिम जमील ने बनानी है। मैं FWO के पास जाऊंगा ना, या मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा यार सड़क बनानी है, वो कहेंगे यार पैसे दो, तो मेरे पास तो सड़क के पैसे नहीं है ना, मैं तो टूरिज्म की मिनिस्ट्री हूँ। बिल्कुल। तो फिर मैं शौकत तरीन साहब के पास भागूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर के पास जो उस वक्त के थे, मैं कहा जी पैसे दो, तो शौकत तरीन कहते जी मेरे पास तो पैसे कम है और मेरे पास प्रायोरिटी ज्यादा है। तो इस तरह जो है आपका सवाल था कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट, एक हुकूमत एक चीज नहीं होती, हुकूमत 10 महकमों का मजमूआ होता है। बिल्कुल, एक वन विंडो ऑपरेशन नहीं है कि आप एक जगह गए वहां आपको सड़क भी मिल गई, गैस भी मिल गया, पेट्रोल भी मिल गया, आपको लोन भी मिल गया। हर जगह डिफरेंट लोग डिफरेंट सहूलतें दे रहे होते हैं, उसको जेल करना बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये मैंने कोशिश की थी कि जी अगर कोई मेरे ऑफिस में आके कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट मांगता है तो उसमें से बहुत हद तक वो सब चीज़ें मैं उसके लिए प्रोवाइड कर दूं, चाहे मुझे कहीं और से मांगनी पड़ी, बट उसको तो मैं प्रोवाइड करूं ना, उसको मैं ना भेजूं कि चलो भाई इसके लिए तुम्हें वहां जाना है, इसके लिए तुमने वहां जाना है, इसके लिए तुमने वहां, तो वो 6 महीने चक्कर ही लगाता रहे हुकूमत के इदारों का। और तो मेरी ये कोशिश थी कि मुझे 6 जगह मैं चला जाऊं, इसके लिए मैं एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट करूं। तो आपके सवाल का जवाब सिंपल ये है कि अभी तक इनेबलिंग एनवायरनमेंट उस तरह नहीं प्रोवाइड हो रही जिस तरह होनी चाहिए। कल से बेहतर हो रही है, बहुत बेहतर हो रही है। इज इट आइडियल? नॉट बाय अ लॉन्ग शॉट। अभी बहुत काम करने वाला है, बिकॉज लोगों के पास बहुत सीरियस इश्यूज होते हैं कि जी आप हमसे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, वहां पर ये तो करें, कोई सूरज ट्रीटमेंट प्लांट तो बनवाएं, वहां पर हम सूरज कहाँ फेंकें, फिर हम दरिया में फेंकेंगे, फिर आप हमें आके बुरा भला कहेंगे। तो अगर हम कहते हैं कि जी दरिया में नहीं फेंकना सूरज, तो फिर हमें कहते हैं अच्छा जी अब बताएं कहाँ फेंकें। जैसे हम कहते हैं यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है, तो अगला कहता है अच्छा जी ठीक है, अब कहाँ पार्क करूं? हाँ, वो सेकंड ऑप्शन तो थे। ये तो नहीं हो सकता ना कि जी हर चीज मना है। हाँ, आप वलायत में कहते हैं जी यहाँ नहीं पार्क कर सकते, वहां पार्क कर सकते हैं, ये काम यहाँ नहीं कर सकते, वहां कर सकते हैं, यहाँ पर हम मना करके साइड पे हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो बात ये है कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट हुकूमत का काम है और हुकूमत का ही काम है। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, हुकूमत का काम इनेबलिंग एनवायरनमेंट है। हाउएवर इतना आसान नहीं है, क्योंकि हुकूमत एक चीज का नाम नहीं है, 25 मिनिस्ट्री का नाम हुकूमत है। बिल्कुल।
हर मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, उनके पास अपने बजट हैं, उसके पास अपनी मुश्किलात हैं, उनके पास अपनी लिमिटेशंस हैं। वो हर बंदा जो है वो आपका इंतज़ार नहीं कर रहा कि आज़म जमील साहब आएंगे तो मैं उठा के उनके लिए सड़क बना दूंगा। उसके 10 काम और चले हैं भाई। पता नहीं कहाँ सड़क बन रही है, कोई दियामीर डैम में सड़क बन रही है, कोई वहाँ सड़क बन रही है, वो कहता है कि मैं क्या वो बंद करवा दूँ और आपकी सड़कें शुरू करवा दूँ। तो यूँ होता नहीं है। बट येस, इनेबलिंग एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि जो लोकल कम्युनिटी हैं वो कोऑपरेट नहीं करती, तो आपके ख्याल में किस तरह से उनकी ऑनरशिप और इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जा सकता है ताकि वो भी टूरिज़्म की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा कर सकें? कम्युनिटीज़ एक सूरत में इन्वॉल्व होती हैं जब वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सेदार होती हैं। हमारी आदत है कि हम सब काम करवाने के लिए तैयार हैं, हम उनको हिस्सेदार बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। और हम कम्युनिटीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि जी उनको अवेयरनेस, और भाई क्या अवेयरनेस चाहिए, उनको हिस्सेदार बनाओ। अब आगा खान नेटवर्क जो है, जहाँ मैंने 21 साल नौकरी की है, इनसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता कम्युनिटीज़ को कैसे इन्वॉल्व करते हैं। आज शुगर फोर्ट का जो प्रॉफिट है उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज शुगर विलेज में जाता है। ओके, ज़बरदस्त। और वो जो सारे शुगर विलेज का एक कमेटी बैठती है जिसमें एक नानी है, एक दादी है, एक छोटा बच्चा है, वो बैठ के सोचते हैं कि जी इस पैसे का कैसे खर्च करना है इस महीने का। वो बच्चा कहता है हमारे स्कूल का कंप्यूटर खराब हो गया, वो कहते हैं चल इस महीने का पैसा तो कंप्यूटर स्कूल के लिए ले लो। सो प्रॉफिट में भी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना जरूरी है, अदरवाइज क्यों काम करें भाई। तुम्हें कोई सलमा कहे कि तुम ये सारे काम करो, तुम्हें पैसा मैं एक नहीं दूंगा, तुम करोगी कभी नहीं। तो फिर और कब तक कर भी दूं, कब तक? काम हम खुद नहीं करते वो हम कहते हैं कम्युनिटी करे, और भाई खुद तो कर लो। एग्जैक्टली। तो ये जो इतना बड़ा झूठ बोला जाता है ना जी, कम्युनिटीज को अवेयर करें, कम्युनिटीज को अवेयर नहीं करना, उनको स्टेक होल्डर बनाना है। उनको कहना है कि ये हम बिजनेस खोल रहे हैं, इस बिजनेस में तुम हिस्सेदार हो। फिर तुम कम्युनिटी को देखना कि वो कैसा काम करते हैं, फिर वो जान से ज्यादा काम करेंगे क्योंकि वो हिस्सेदार है। उनके लिए जॉब्स क्रिएशन स्टार्ट हो जाएंगी तो डेफिनेटली घर बैठे। बहुत छोटी चीज है, हजार और चीजें हैं। जॉब तो मुलाजमत है, मुलाजमत थोड़ी है एक चीज, लेकिन उनके लिए करने को कोई काम मिल जाएगा ना, अपने ही इलाके में रह के। आप जाके 4 लोगों को जमा करें, उन्हें बोलें कि चल भाई हम पैसा दे रहे हैं, पोल्ट्री फार्म खोलो, तुम्हारी 300 मुर्गियां हम खरीदेंगे होटल के लिए रोज। मजा आया ना। ये होती है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ये नहीं होती कि हम उधर बंदे भेजेंगे और वो तुम्हारी दुकान पे आके तो तुमसे एक शॉल खरीद लेंगे, उनसे अच्छी तरह बात करना, और भाई उनकी शॉल तो कोई और भी खरीद लेगा, तुमने क्या उनकी शॉलें बिकवानी है। उनको जाके तुमने प्रॉफिट मेकिंग में या रेवेन्यू जनरेशन में उनको पार्टनर बनाना है। उनको कहना है कि तुम लोग 4 लड़के यूनिवर्सिटी के, तुम ग्रेजुएट्स हो, तुम एक टेक्सटाइल ये खोलो पोल्ट्री फार्म, हम तुम्हें कैपिटल देंगे, पोल्ट्री फार्म खोलो, इनका तुम ख्याल रखो और हम तुमसे रोज मुर्गियां खरीदेंगे। अगर वो बच्चे जान ना दे दें उस पोल्ट्री फार्म में, मेरा नाम बदला देना। Exactly. वो अपने घर को भूल जाएंगे, वो सोएंगे भी पोल्ट्री फार्म में कि जी ये हमारी बिजनेस है, सुबह 200 मुर्गियां हमने प्रोवाइड करनी है होटल को, हम कहाँ से लाएं। तो उनका वो जान और जिगर बन जाती हैं। अगर वो आपकी बिजनेस से एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो, हम कहते हैं नहीं सिर्फ मुस्कुराना आपका काम है, पैसे हम ले जाएंगे, पागल है वो नहीं। वो मुस्कुराने पे तो वो एक है ना, मुस्कुराइए आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। भाई उनको इन्वॉल्व करें और उनको कोई फायदा दें। ये तो आगा खान क्यों सक्सेसफुल है, वो कम्युनिटीज को हिस्सेदार बनाते हैं हर चीज में। हर जहाँ हम गए हमने उनको अपना हिस्सेदार बनाया, किसी ना किसी वे में वो बेनिफिशियरी हैं। अब हमने अगर सब्जियां खरीदनी है स्वाद में, तो हम लोकल लोगों के पास जाते हैं, हम कहते हैं यार बात सुनो, मंडी से सब्जी तुम लेके आओ, तुमसे हम ले लेंगे। तो तुम्हारा ये 10% प्रॉफिट रोज का, 15%। वो जाते हैं, वो मंडी से एक एक चीज चूज करके लाते हैं अपनी, हाँ ये ठीक है, क्योंकि उनके इट्स अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस नाउ ना, वो हमारे नौकर नहीं है। Exactly. वो हमारे हिस्सेदार हैं।
उनको पता है कि जितनी अच्छी हम सब्जी प्रोवाइड करेंगे उतना हमारा कॉन्ट्रैक्ट आगे ये बढ़ाएंगे, उतना हम पैसा कमाएंगे। यूं कम्युनिटीज इन्वॉल्व होती हैं। हम सिर्फ कम्युनिटीज को कहते हैं कि तुम अपना काम करते रहो हमारे फायदे के लिए। उन्हें ऑनरशिप देनी जरूरी है, हर चीज, अदरवाइज वो कोई नहीं करेगा, दुनिया में कोई नहीं करता। ज़बरदस्त। अगर कोई शख्स अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को पैदा करना चाहता है, उसे इम्प्रूव करना चाहता है, तो किस तरह से वो उसको कर सकता है? देखिए, लीडरशिप तो एक तो स्किल्स है ही नहीं, हैबिट है। ओके, ठीक है। लीडरशिप इज ऑलवेज अ सेट ऑफ हैबिट्स। तुम्हारी आदतें कैसी है, काबिलियत लीडरशिप में बिल्कुल नहीं। मैंने ऊबर के ड्राइवर्स को देखा हुआ है जो बेहतरीन लीडर्स हैं। अच्छा। मैंने कंपनीज के सीईओज को देखा हुआ है जिनको लीडरशिप नहीं आती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीडरशिप का किसी ओहदे के साथ, किसी टाइटल के साथ, किसी पावर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ओके। ये एक इंडिविजुअल हैबिट्स का मजमुआ है। ठीक है जी। लीडरशिप में सबसे बड़ी चीज है केयर फॉर अदर्स। अगर आपको दूसरों का ख्याल नहीं है और उनकी जान माल आपको लिए तो आप लीडर नहीं हो। आप बॉस जरूर बन सकते हो, आप लीडर नहीं। आप लोगों को अपने से पहले उनका ख्याल नहीं करते तो आप लीडर नहीं हो। ठीक है। तो लीडरशिप लोगों ने इसको मिसकंस्ट्रू कर दिया है कि जी काबिलियत की वजह से लीडरशिप आती है। काबिलियत का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ हैबिट्स का ताल्लुक है। अगर आपके पास लीडरशिप हैबिट्स हैं तो आप लीडर हो। इससे बालातर कि आप सोसाइटी में किस ओहदे पे खड़े हुए हो। आप एक ड्राइवर भी हो तो यू कैन बी अ ब्रिलियंट लीडर इफ यू हैव दोज हैबिट्स। इफ यू डोंट हैव दिस हैबिट्स यू आर नॉट अ लीडर। और वो हैबिट्स जो है वो बहुत बेसिक हैबिट्स है। कम्युनिकेशन, आपने कहा, गुफ्तगू करना लीडरशिप की एक बहुत बड़ी आदत। और गुफ्तगू करना अंग्रेजी बोलने को नहीं कहते, अंदाज़े गुफ्तगू। आपकी गुफ्तगू में नरमी है कि नहीं, उसमें मोहब्बत है कि नहीं, उस गुफ्तगू में इखलाक है कि नहीं, ये तरीका है गुफ्तगू करने का। तो अगर वो गुफ्तगू लीडर्स वाली है तो आप लीडर हो। अगर आपकी आदतें लीडर वाली हैं, अब साइमन सेनेक कहता है लीडर्स ईट लास्ट। तो जब खाना आएगा तो पहले सब और खाएंगे। अगर तुम लीडर हो तुम एंड में खाओगे। लीडर्स टॉक लास्ट। पहले लीडर्स अगर मीटिंग में बैठे हुए हैं, 6 बंदे बैठे हुए हैं, पहले उनसे कहते हैं, पहले उनको बोलने का मौका देंगे। आप कहते हैं यार प्रॉब्लम ये है, तुम बताओ कैसे सॉल्व करना है। हमारे बंदे आते हैं, वो कहते हैं प्रॉब्लम ये है, मेरे ख्याल में ये करना चाहिए, तो बाकी 6 क्या कहेंगे। हाँ, उनसे राय नहीं ली। द मिनट आपने अपनी दे दी तो अगलों ने कहा हाय 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 सर, ये तो ऐसा जबरदस्त आइडिया, मैं तो इसको 10 दिन से सोच रहा था, आपने तो मेरे मुंह से मुंह की बात छीन ली। हाँ, तो ये फिर ये चक्कर शुरू था। तो लीडर्स की बहुत हैबिट्स हैं और ये लीडर्स एक ऐसी चीज़ नहीं है लीडरशिप जो मैं आपको 10 मिनट के वीलॉग में बता दूं। मेरी तो सारी ज़िंदगी लीडरशिप पढ़ाने में लग गई। ये एक बहुत आसान चीज़ है, मुश्किल चीज़ नहीं है। मुश्किल चीज़ कैसे बन गई? वो हमारे जैसे ट्रेनर्स ने मुश्किल की। क्योंकि जितनी चीज़ मुश्किल करोगे उतने आप ज़्यादा इंप्रेस होगे ना। आसान बातों से तो आप इंप्रेस नहीं होते। मैं 4 मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा तो आप कहोगे यार देखो बंदा बड़ा पहुंचा हुआ है। एक बात समझ नहीं आई है लेकिन बंदा बड़ा पहुंचा हुआ है। तो ये इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ हैबिट्स। और कम्युनिकेशन कोई सेपरेट चीज़ नहीं है, वो लीडरशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इंटेग्रिटी लीडरशिप का बहुत बड़ा हिस्सा है। ऑनेस्टी लीडरशिप का। जिस बंदे के पास इंटेग्रिटी नहीं है वो लीडर बन ही नहीं सकता। इंटेग्रिटी का क्या मतलब है? सही काम करना। अब हमारे जो बच्चे हैं वो पैसे नहीं चोरी करते ना। सॉफ्टवेयर क्यों चोरी करते हैं? क्योंकि वो इजीली उन्हें मिल जाता है, कोई देख भी नहीं रहा होता है। तो ये तो इंटेग्रिटी ना हुई ना। इंटेग्रिटी इज इधर 0 और 100। इंटेग्रिटी 30-40 नहीं हो सकती। या बेईमान हो या नहीं हो बेईमान। ये नहीं हो सकता कि मैं सुबह बेईमान हूं और मैं शाम को नहीं, या मैं सुबह रेड लाइट पे रुकूंगा, रात के 2 बजे मैं रेड लाइट पे नहीं रुकूंगा इसलिए कि वहां कोई पुलिसमैन नहीं है।
ना ट्रैफिक है। तो लीडरशिप पे इंटेग्रिटी होती है। लीडरशिप लीडर्स कोचिंग करते हैं। दूसरों को लीडर बनाना उनका सबसे बड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। बिल्कुल। तो ये लीडरशिप की लिस्ट ऑफ हैबिट्स है, और इसका लाइक आई सेड, इसका काबिलियत के साथ, पावर के साथ, टाइटल के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ज़बरदस्त। सर, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे उन नौजवानों को? कभी कभी इंटरव्यू में मेरे से पूछते हैं कि सर आने वाली नस्लों के लिए आपका क्या मैसेज है, तो मैं कहता हूँ बड़ा साफ मैसेज है, अभी ना आए। अभी ना आए। क्योंकि आने वाली नस्लें हैं ना, तो अभी ना आए, अभी ना आए, परसों आ जाए, कल आ जाए, जल्दी क्या है भाई नस्ल के आने की। तो खैर ये तो एक मजाक है, बट ये है कि ये जो आप मेरे से मैसेज करवाना चाह रही है ना, ये 40 साल मुझे हो गए और अभी तक भी मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। ये कोई एक लाइन और दो लाइन में नहीं कहा जाता। बिन कहे भी आपने बहुत कुछ कह दिया है, और यकीनन इस पॉडकास्ट से हमारे जो नौजवान हैं उनको बहुत कुछ सीख मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म जमील साहब, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया, और हमें भी आपके साथ बातचीत करके बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने भी आज की इस नशिस्त से बहुत कुछ सीखा होगा। हम किसी नए पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।